हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट एकेडमी। स्टूडेंट, मेरा नाम आकाश। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्लास 10th वालों के लिए वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज की वीडियो मिस करना ही नहीं है, क्योंकि आज मैं आप लोगों का 70 नंबर बिल्कुल पक्का करने वाला हूं 2023 बोर्ड एग्जाम में। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, टेस्ट कराने वाला हूं आप लोगों को सब्जेक्टिव क्वेश्चन का टेस्ट। ये आपका 10th साइंस का टेस्ट पहला है। जैसे मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा रहा हूं, उसी प्रकार मैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी टेस्ट कराऊंगा। पूरा सोल्यूशन भी बताने वाला हूं। 4 नंबर के और सिर्फ 7 नंबर वाले प्रश्न, दीर्घ उत्तरी के सिर्फ प्रश्न रहेंगे। ठीक है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। देखो, पहला प्रश्न यहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे और वीडियो को शेयर कर दो एकदम अच्छे तरीके से। पहला प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, टोटल 10 प्रश्न मैं आज वीडियो में कराने वाला हूं। तो वीडियो बहुत लंबी हो सकती है, लेकिन बहुत हेल्पफुल है। पूरी की पूरी जो हमने यहाँ पे क्वेश्चन लिया है, पूरा का पूरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला प्रश्न देखो, यहाँ पे पहला प्रश्न यह है कि कोई 2 सेंटीमीटर लंबा बिंब 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत रखा है। बिंब की लेंस से दूरी 15 सेंटीमीटर है। प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति, साइज ज्ञात कीजिए। इसका आवर्धन भी ज्ञात कीजिए। प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। कैसे इसको हल करोगे वो देखते हैं। बहुत सरल तरीके से यह प्रश्न आप लोगों के एग्जाम में जो आता है, 4 नंबर के लिए प्रश्न आता है। तो जो इसमें देखिए, प्रश्न लगाने का सही तरीका यही है कि जो चीज पहले दिया, पहले आप उसको नोट करो। 2 सेंटीमीटर लंबा बिंब, ठीक है। तो यहाँ पे देख पा रहे हो, यच का वैल्यू दिया है हमको, ठीक है। यच बराबर हमको दिया है यहाँ पे 2 सेंटीमीटर, तो लिखेंगे 2 सेंटीमीटर हमें यच का वैल्यू दिया है, ठीक है। इसके बराबर 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी। अब देखिए, यहाँ पे लेंस है हमारा उत्तल लेंस, तो उत्तल लेंस में फोकस दूरी प्लस में होती है। तो यहाँ पे F बराबर हो जाएगा आपका प्लस के 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी दे रखा है हमें। इसके बाद क्या दिया हुआ है, बिंब की लेंस से दूरी 15 सेंटीमीटर है। बिंब की लेंस से दूरी मतलब यू का वैल्यू दिया है। यू वैल्यू हमेशा माइनस में होता है, चाहे वो लेंस हो चाहे दर्पण हो, कोई सा भी लेंस हो कोई सा भी दर्पण हो, यू का वैल्यू हमेशा माइनस में होता है। तो यू बराबर माइनस के 15 सेंटीमीटर दे रखा है। कह रहा है कि प्रतिबिंब की प्रकृति ज्ञात कीजिए। प्रकृति मतलब वो एम पे ही डिनोट करता है प्रकृति उसका। इसके बाद वी ज्ञात कीजिए। तो वी ज्ञात करना है, बताओ कि स्थिति, प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, कितनी दूरी पे। साइज मतलब एच डैश ज्ञात करना है हमको। ये 3 चीज हमको ज्ञात करना है। तो सिंपल हम लोग यहाँ पे सूत्र लगा देंगे, लेंस सूत्र, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे लेंस सूत्र से, लेंस सूत्र से हम लोग इसको आराम से ज्ञात कर पाएंगे। और लेंस सूत्र क्या होता है सबको मालूम होना चाहिए कि 1/f बराबर 1/v और माइनस के 1 की क्या होता है, u होता है, ठीक है। हमें वैल्यू निकालना है किसका, v का निकालना है। तो v को इधर रोकिए और u वाला पार्ट को इधर भेज दीजिए। तो बन जाएगा आपका 1/f, ठीक है। माइनस 1/u इधर जाएगा तो प्लस 1/u और बराबर इधर हो जाएगा 1/v हो जाएगा। अब वैल्यू रख दीजिए। तो 1/f, f का वैल्यू कितना था 10 बराबर प्लस है ना, यहाँ प्लस लगाइए, प्लस 1/u, 1/u का वैल्यू कितना है माइनस के 15 बराबर 1 की इधर आ गया v। अब करना क्या है, सिंपल हमें। तो हो जाएगा 1/10 और माइनस गुणा प्लस में होगा तो माइनस 1 आ जाएगा यहाँ पे 15 और बराबर हो जाएगा 1/v के, ठीक है। और यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 30 आपका। तो 10 तिया 30 और 15 दूनी के 30, 2 बार जाएगा बराबर 1 की, यहाँ बच जाएगा v। 3 में से 2 जाएगा तो बचेगा 1/30 बराबर 1 v। हमें v का वैल्यू चाहिए तो v को ऊपर कर दीजिए सिंपल। तो 30 भी हमारा ऊपर चला चल जाएगा, मतलब v का वैल्यू आ गया 30। v का वैल्यू 30 आ गया तो एक चीज तो निकल गई कि v बराबर हमारे पास 30 आ गया। यहाँ पे देखिए v का वैल्यू तो मालूम चल गया भैया कि 30 आ गया। m का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो m के लिए सूत्र होता है, m बराबर सूत्र होता है आपका v/u। क्या होता है, v/u होता है। तो यहां से m का वैल्यू निकाल देंगे, लेंस के लिए होता है। m बराबर v का वैल्यू कितना है 30 और u का वैल्यू कितना है आपका माइनस के 15 था। कटाएंगे तो m का वैल्यू आ जाएगा आपका माइनस का 2। हालांकि सबको मालूम है कि जो प्रकृति है वो प्रकृति इसी पे डिनोट करती है, m पे। तो देखिए m का वैल्यू अगर आपका माइनस में आ जाए, तो m का वैल्यू अगर माइनस में आ जाए तो जो प्रकृति होता है वो बनता है वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है। वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बनता है, उल्टा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। चलिए, वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बनता है। इसके बाद हमें m का वैल्यू भी मालूम चल गया। अब हमें h डैश चाहिए, तो फार्मूला होता है m बराबर
V अपान के U, और यह बराबर होता है H अपान के H डैश अपान के H। यह फार्मूला होता है, ठीक है। तो यहां से हम लोग आराम से निकाल देंगे। तो यहाँ पे हमें दिया है V का वैल्यू, ठीक है। V का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो V का वैल्यू 30, तो 30 लिख देंगे। U का वैल्यू -15 बराबर H डैश का वैल्यू हमें ज्ञात करना है, और H का वैल्यू हमें पहले ही दे दिया था 2, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग अगर घटाएं तो 15 दूनी के 30, 2 बार में कट जाएगा, तो इधर आ जाएगा -2 बराबर H डैश अपान के H आ जाएगा, ठीक है। H का वैल्यू तो दिया है ना, 2 दिया है। गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, -4 बराबर H डैश। तो देखिए यहाँ पे H डैश के वैल्यू मतलब कि प्रतिबिंब की जो ऊंचाई है वो 4 सेंटीमीटर आ गया। माइनस क्यों लगा है, तो उल्टा प्रतिबिंब बनना है, तो उल्टा की तरफ नीचे की तरफ जब हम लोग लंबाई नापते हैं तो माइनस में ही आता है, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन पहला। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और पहला क्वेश्चन हमने अच्छे तरीके से सोल्यूशन बता दिया आप लोगों को, और ये क्वेश्चन को आप लोगों को एकदम प्रैक्टिस करके ही एग्जाम में पहुंचना है। यही सारे क्वेश्चन 2023 बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। इसके बाद क्या है कि दूरदृष्टि दोष किसे कहते हैं, उसका कारण, निवारण और किरण आरेख खींचिए। 4 नंबर के लिए क्वेश्चन पूछता है, दूरदृष्टि दोष किसे कहते हैं, कारण बताना, निवारण बताना, किरण आरेख खींचना है। तो चलिए देखते हैं कि दूरदृष्टि दोष किसे कहते हैं। देखिए, तो दूरदृष्टि दोष यही तो प्रश्न है कि दूरदृष्टि दोष किसे कहते हैं, कितने कारणों से होता है, इस दोष के निवारण के लिए किस प्रकार का लेंस प्रयुक्त किया जाता है, किरण आरेख द्वारा समझाइए। तो देखिए इसका हल आप लोग नोट कर लीजिए। तो दूरदृष्टि दोष किसे कहते हैं, इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, परंतु निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। यह दोष निम्नलिखित 2 कारणों में से किसी एक कारण से हो सकता है। देखिए, दूरदृष्टि दोष में दूर की वस्तु आपको स्पष्ट दिखाई देगी, परंतु निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देगी, और 2 कारण की वजह से यह दूरदृष्टि दोष होता है। पहला कि अगर नेत्र लेंस की वक्रता जो है वो कम हो जाए, जिससे उसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है, और दूसरा कारण है कि नेत्र लेंस तथा रेटिना के बीच की दूरी कम हो जाए, अर्थात नेत्र के गोलक का व्यास कम हो जाए। तो ये दोनों में से कोई एक कारण होगा तो दूरदृष्टि दोष 100% आपको होगा। चित्र द्वारा समझाना था, तो देख लीजिए। दूरदृष्टि दोष में क्या होता है कि रेटिना के दूर प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। तो देखिए आप लोगों का 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हूं, तो रेटिना से दूर बनना है, हमें इसे स्पष्ट चाहिए, रेटिना पर चाहिए। तो इसके लिए निवारण हम लोग करेंगे कि इस दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। जैसे उत्तल लेंस लगाएंगे तो उत्तल लेंस प्रकाश की किरणों को बटोरता है, तो ये जो दूर काट रहा था अब वही वस्तु को रखेंगे, लेकिन आगे हमने उत्तल लेंस लगाया तो प्रकाश किरणों को बटोर कर हमें रेटिना पे काटेगा, और रेटिना पे प्रतिबिंब बनेगा तो हमें स्पष्ट दिखाई देगा। तो देखिए हमने सब कुछ आप लोगों को बता दिया, आप लोग इसको नोट कर लो, ठीक है। चलिए यहाँ मैं दिखा देता हूँ एक बार और अच्छे से, आप वीडियो को डाउनलोड कर लेना। अब वीडियो को अच्छे तरीके से डाउनलोड करने के बाद एक एक पॉइंट नोट कर लेना। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं होमवर्क देता हूँ आप लोगों को। यह प्रश्न में आप लोगों को होमवर्क बहुत जरूरी है। ईमानदारी से होमवर्क कर दूंगा तब भी आप घर पे करोगे, पढ़ोगे। नामांकित आरेख खींचकर किसी विद्युत जनित्र का सिद्धांत तथा कार्यविधि स्पष्ट कीजिए। अब विद्युत जनित्र का सिद्धांत और कार्यविधि ये आप लोगों को होमवर्क है, विद्युत चैप्टर में जाएंगे मिल जाएगा, बस याद करना है आप लोगों को। 7 नंबर के लिए प्रश्न पूछा जाता है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट ये प्रश्न है। तो ये होमवर्क देते रहा हूं आप लोगों को, अच्छे से ईमानदारी से उसको जरूर याद कर लेना। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल है। ये न्यूमेरिकल हमेशा आप लोगों के एग्जाम में आता रहता है, तो इसको करते हैं। क्या है, कह रहा है कि 2 ओम, 3 ओम, 5 ओम के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। यदि संयोग के दोनों सिरों पर 30 वोल्ट का विभवांतर लगा हो तो प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए तथा 3 ओम प्रतिरोध में उत्पन्न ऊष्मा की गणना भी कीजिए। देखिए प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, कैसे लगाएंगे इसका मैं तरीका आप लोगों को बता रहा हूँ, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए प्रश्न क्या है, यहाँ पे पहले प्रश्न को पढ़िए। 2 ओम, 3 ओम, 5 ओम प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़ा है। मतलब देखिए श्रेणी क्रम का मतलब ये चीज हो जाता है, ये पहला प्रतिरोध, या आप लोगों का दूसरा प्रतिरोध, या आप लोगों का तीसरा प्रतिरोध। ये तीनों प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। ये आपका 2 ओम है, ये आपका 3 ओम है, और ये आपका 5 ओम है। और यह जो है टोटल एक बैटरी से जुड़ा हुआ है, जिस बैटरी का जो आप लोगों का विभवांतर है वो टोटल 30 वोल्ट है। बोला है 30 वोल्ट का विभवांतर लगा है, तो प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। मतलब हर एक प्रतिरोध के सिरों के बीच, मतलब इसके बीच कितना विभवांतर होगा हमें यह बताइए, और इसके बीच हमें कितना विभवांतर होगा यह बताइए, और इसके बीच कितना विभवांतर है हमें यह बताना है। तीनों के अलग अलग विभवांतर, तो इसको मान लेते हैं कि ये V1 है, ये आपका V2 है,
और यह V3 विभवांतर है। तो विभवांतर ज्ञात करना है ना। तो सबसे पहले हम लोग जब इस श्रेणी क्रम में इस तरह आप प्रतिरोध आए तो इसका तुल्य प्रतिरोध निकाल देते हैं। कौन सा प्रतिरोध है? तुल्य प्रतिरोध, टोटल प्रतिरोध निकालेंगे। तुल्य प्रतिरोध हम निकालेंगे, तुल्य प्रतिरोध R, ठीक है। आर यस लिखते हैं, यस मतलब सीरीज में, श्रेणी क्रम में होता है तो तुल्य प्रतिरोध को आर एस लिखा जाता है। तुल्य प्रतिरोध आर एस बराबर क्या होता है? R1 प्लस R2 प्लस R3, तीन ही प्रतिरोध है ना, और आगे रहता तो और हम इस तरह जोड़ते जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे R1 का वैल्यू है 2, R2 का वैल्यू है 3 और R3 का वैल्यू है 5। जोड़ेंगे तो यहाँ पे 5 3 8 2 10, 10 ओम आप लोगों का टोटल प्रतिरोध आ जाएगा। तो धारा आराम से ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो धारा देखेंगे कि धारा कितना बह रही है, आई। तो आई कैसे निकलेगा? ओम के नियम से निकलेगा, ओम के नियम से हम लोग निकालेंगे, ठीक है। तो ओम का नियम क्या होता है? तो V बराबर आई आर, चूंकि हम जानते हैं कि V बराबर आई आर ओम का नियम कहलाता है, इसलिए अगर हम I निकालें तो I बराबर क्या हो जाएगा? V बटे के R। तो टोटल धारा कितनी होगी? V कितना है? 3, बटे में R अभी निकला है 10, कटा देंगे तो I बराबर टोटल 3 एम्पियर की धारा बह रही है, क्योंकि श्रेणी क्रम में धारा जो होती है समान होती है, ठीक है। तो I भी निकल गया। अब अलग अलग हमें विभवांतर निकालना है कि पहले प्रतिरोध में विभवांतर कितना होगा, दूसरे प्रतिरोध में, तीसरे प्रतिरोध में। तो इसको पहला प्रतिरोध R1 मान लेते हैं, इससे हम लोग R2 मान लेते हैं, इसको हम R3 प्रतिरोध मान लेते हैं। तीनों प्रतिरोधों में विभवांतर पूछा है तो आराम से लगा देंगे यहाँ पे। तो लिखेंगे पहले प्रतिरोध में R1 में विभवांतर अगर निकालना होगा तो R1 बराबर फार्मूला कहाँ से क्या बनेगा यहाँ पे? तो देखिए यहाँ से अगर हम R1 रख देते हैं तो R1 बराबर क्या हो जाएगा? V1 बटे में I, क्योंकि I तो आपका समान रहेगा, चेंज होता है विभवांतर और प्रतिरोध। तो R1 बराबर क्या हो जाएगा फार्मूला? V1 बटे के I, ठीक है। इसी तरह अगर R2 निकालूं तो R2 बराबर क्या हो जाएगा आपका? तो V2 बटे के I। R3 में अगर R3 की बात करें तो R3 बराबर क्या हो जाएगा? तो यहाँ से R3 बराबर हो जाएगा आपका V3 बटे के I। होगा? बिल्कुल होगा, ठीक है। तो यहां से हमें पूछा क्या? विभवांतर, तो हमें V1 निकालना है। तो V1 बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पे V1 बराबर हो जाएगा R1 गुणे I। यहाँ पे अगर मैं V2 निकालूं तो यहाँ V2 बराबर क्या हो जाएगा? R2 गुणे I। और यहाँ पे अगर V3 निकालूं तो हो जाएगा आपका R3 गुणे I, सिंपल। तो चलिए कर लेते हैं। तो यहाँ पे वैल्यू बस रखेंगे तो V1 बराबर कितना हो जाएगा? R1 की वैल्यू कितना दिया था? 2। I की वैल्यू तो आपका 3 ही रहेगा, 3 दूनी के 6, 6 वोल्ट आ जाएगा पहले प्रतिरोध में विभवांतर, ठीक है। इसी तरह V2 निकालूंगा तो V2 बराबर R2 था 3 ओम और धारा तो आपका वही 3 ही रहेगा, 3 3 9 वोल्ट। दूसरे विभवांतर आ गया 9 वोल्ट, ठीक है। दूसरे प्रतिरोध में अगर V3 निकालें तो V3 बराबर क्या हो जाएगा? R3 में कितना था? 5 था, और गुणे आपका धारा तो 3 ही रहेगा, 5 3 15 वोल्ट आ गया, ठीक है। तो यहाँ पहले प्रतिरोध में विभवांतर आपका 6 वोल्ट, दूसरे प्रतिरोध में विभवांतर आपका 9 वोल्ट, तीसरे प्रतिरोध में विभवांतर आपका 15 वोल्ट आ गया, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इसके बाद एक प्रश्न उसमें और बोला था हमसे कि विभवांतर ज्ञात कीजिए तथा 3 ओम प्रतिरोध में उत्पन्न ऊष्मा की गणना कीजिए। कह रहा है कि ये जो 3 ओम प्रतिरोध है, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये वाला 3 ओम प्रतिरोध है, इसमें कितना ऊष्मा उत्पन्न हो रही है बताना है। तो फॉर्मूला हमारे पास होता है मेरे प्यारे विद्यार्थी, ऊष्मा बराबर H बराबर I स्क्वायर RT। तो T यहाँ पे समय नहीं दिया है तो T को हम 1 सेकेंड मान लेंगे। तो H बराबर I स्क्वायर, I मतलब 3 का स्क्वायर, तो 3 गुणे 3 गुणे R। R किसका निकालना है? 3 ओम प्रतिरोध का निकालना है ना, तो 3 लिख देंगे और T मतलब 1। तो H बराबर 3 3 9 27, 27 जूल, 27 जूल ऊष्मा उत्पन्न होगी 3 ओम प्रतिरोधक में, ठीक है। 27 जूल ऊष्मा उत्पन्न होगी 3 ओम प्रतिरोधक में। आई होप अब समझ में आ गया होगा आप लोगों को, ठीक है। चलिए ये भी क्वेश्चन क्लियर हो गया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या है, यहाँ पे बड़ा कर देता हूं। अगला प्रश्न नंबर यहाँ पे है आप लोगों का 5वां, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5वां। तो प्रश्न नंबर 5वां यहाँ पे जैसा कि देख पा रहे हैं, कह रहा है कि 1500 वाट सामर्थ्य वाले एक विद्युत हीटर को 250 वोल्ट की विद्युत मेंस से जोड़ा जाता है। ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात करना है? पहला हीटर में प्रवाहित धारा और दूसरा हीटर के तार का प्रतिरोध ज्ञात करना है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा सिंपल है, कैसे लगाओगे मैं बताता हूँ आप लोगों को। चलिए देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपल है। तो यहाँ पे पहले जो चीज दिया वो उसको लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर आपका 5वां है ना, कह रहा है कि 1500 वाट सामर्थ्य, सामर्थ्य मतलब शक्ति, P बराबर आपको दिया है 1500 वाट, ठीक है। इसके बाद दिया है विद्युत हीटर को 250 वोल्ट के विद्युत में से जोड़ा जाता है।
तो मतलब V बराबर हमको दिया है 250 वोल्ट दिया हुआ है। पूछ रहा है पहला कि हीटर से प्रवाहित धारा, पहला हमें पूछा है हीटर से प्रवाहित धारा पूछा है, ठीक है। तो हीटर से प्रवाहित धारा कैसे निकालेंगे, तो एक फॉर्मूला होता है P बराबर वी आई, P बराबर वी आई। यहां से अगर हम I निकालें तो हो जाएगा आपका P बटे में V। P का वैल्यू कितना है आपका 1500 और बटे V का वैल्यू कितना है 250, ठीक है। तो एक जीरो से एक जीरो कट गया, 25 छके 150 होता है, तो 6 एम्पियर आ जाएगा आप लोगों का धारा। सिंपल। दूसरा हमसे पूछा क्या है हीटर के तार का प्रतिरोध, तो दूसरा यहाँ पे निकाल देते हैं। हीटर के तार का प्रतिरोध, ठीक है। तो हीटर का तार का प्रतिरोध आराम से आर का वैल्यू निकाल देंगे ओम के नियम से। तो हीटर के तार का प्रतिरोध ओम का नियम क्या कहता है, V बराबर आई आर। तो यहाँ से आराम से आर निकालेंगे, आर बराबर क्या हो जाएगा V अपान के आई। V का वैल्यू आपको दिया था कितना 250 और आई का वैल्यू कितना आ गया 6, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम भाग दे देते हैं तो कितना बार कटेगा, यहाँ से 6 चौक को 24, बच गया 10, 6 कम 6 बच गया 40, 6 छड़े 36, 41.6 ओम, क्योंकि आर का वैल्यू निकला है इतना ओम आ जाएगा, ठीक है। तो हीटर के तार का प्रतिरोध इतना हो। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, इस प्रश्न को हमने अच्छे तरीके से आप लोगों को बताने का प्रयास किया है, क्लियर हो गया होगा। चलिए और अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न होमवर्क में दे रहा हूँ, ठीक है। अगला प्रश्न आप लोगों का होमवर्क है। अगला ये जो प्रश्न है होमवर्क दे रहा हूं आप लोगों को, होमवर्क देना बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रश्न क्या है कि तीन प्रतिरोध हैं R1 R2 R3 श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं, तुल्य प्रतिरोध की गणना कीजिए। सिंपल, तुल्य प्रतिरोध का गणना करना मतलब तुल्य प्रतिरोध का सूत्र स्थापित करना है, ठीक है। और ये क्वेश्चन मैं बता चुका हूं, ऑलरेडी बता चुका हूं, आपके क्वेश्चन बैंक में भी मिल जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इस पे मार्क लगाएंगे। और होमवर्क ईमानदारी से करना है, इसीलिए मैं दे रहा हूं कि ताकि सब कुछ इसलिए नहीं करा रहा हूं कि कुछ होमवर्क दूंगा तो आप घर पे भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो ईमानदारी से होमवर्क में करके आपको आना है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 7 कह रहा है एक ऑटो वाहन में पीछे से आने वाले किसी अन्य वाहन को देखने के लिए 6 मीटर वक्रता त्रिज्या वाला एक उत्तल दर्पण लगा है। किसी समय एक वाहन दर्पण से 6 मीटर की दूरी पर है, तो उस समय दर्पण में दिखने वाले प्रतिबिंब की स्थिति आकार की गणना कीजिए। प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कैसे लगाएंगे इस प्रश्न को मैं आप लोगों को बताता हूँ। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए पहले जो जो चीज दिया है वो हम नोट करते हैं, इसके बाद देखेंगे। एक ऑटो वाहन में पीछे से आने वाले किसी अन्य वाहन को देखने के लिए 6 मीटर वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या मतलब आर का वैल्यू दिया हमें 6 मीटर, आर का वैल्यू दिया था, एफ का वैल्यू तुरंत निकाल लीजिए। एफ बराबर क्या होता है आर बटे के 2, तो ये हो जाएगा 6 बटे के 2, कटा देंगे तो 2 तिहाई 6, यह आ जाएगा आप लोगों का 3 मीटर। तो आप लोगों का फोकस दूरी आ गया। इसके बाद किसी समय एक वाहन दर्पण से 6 मीटर की दूरी पर स्थित है, मतलब यू का वैल्यू हमेशा माइनस में होता है, तो माइनस के 6 मीटर आपका यू का वैल्यू आ गया। पूछ रहा उस समय दर्पण में दिखने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, मतलब वी का वैल्यू हमसे पूछा है, और क्या आकार मतलब एच डैश का वैल्यू पूछा है। और दर्पण है, कौन सा दर्पण है भैया, तो यहाँ पे उत्तल दर्पण है। तो हम लोग सिंपल, हम लोग दर्पण सूत्र से लगा देंगे आराम से। तो दर्पण सूत्र, लेंस रहता तो लेंस सूत्र से लगाते हैं, ठीक है। एक प्रश्न आया भी था तो हम लोग लेंस सूत्र इस्तेमाल किए थे। दर्पण सूत्र क्या कहता है, कहता है कि 1 बटे एफ बराबर 1 बटे के वी, ठीक है, और प्लस के 1 बटे के यू होता है, ठीक है। तो यहाँ पे रख देंगे 1 बटे एफ, एफ का वैल्यू आया है 3 और बराबर 1 बटे वी, वी का वैल्यू हम तो ज्ञात करना है, और प्लस 1 बटे यू का वैल्यू कितना माइनस के 6 है, आराम से कर लीजिए। तो हो जाएगा आपका 1 बटे के 3 बराबर 1 बटे के वी, माइनस गुणा प्लस में होगा तो माइनस 1 बटे 6 आ जाएगा। अब 1 बटे 3 माइनस 1 बटे 6 इधर आएगा तो प्लस के 1 बटे 6 बराबर इधर बच जाएगा 1 बटे के वी। अब आराम से एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम हो जाएगा 6, तो 3 दूनी के 6, 2 को गुणा 1 में करोगे तो 2 ही आएगा, 6 कम 6, 1 को गुणा करोगे तो 1 ही आएगा, बराबर 1 बटे के वी, जोड़ोगे तो 2 1 3 बटे कितना आ जाएगा 6, ठीक है। 3 बटे 6 बराबर हो जाएगा 1 बटे के वी। हमें वी ज्ञात करना है, तो वी को अगर ऊपर में भेजता हूँ तो ये भी 6 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, तो कट जाएगा, तो वी बराबर कितना आएगा 3 दूनी के 6, वी बराबर आ गया 2 सेंटीमीटर। वी का वैल्यू मालूम चल गया, एच डैश का वैल्यू ज्ञात करना है। तो एच डैश फार्मूला हमने बताया था, एम बराबर होता है दर्पण के लिए, वो लेंस के लिए था, दर्पण के लिए होता है माइनस के वी अपान के यू बराबर एच डैश अपान के एच होता है। तो एच का वैल्यू तो दिया ही नहीं है, तो इससे हम लोग निकाल देंगे। तो एम बराबर हो जाएगा माइनस वी, वी का वैल्यू कितना है 2 और यू का वैल्यू
माइनस के 6 कट जाएगा तो m बराबर आ जाएगा, इसको भाग दीजिए, ठीक है। तो भाग देंगे आएगा 0.33 और यहाँ पे आया आपका प्लस में, ठीक है, इतना आ गया। अगर m का वैल्यू जो आया है वह 1 से यह छोटा है, देखिए यह वैल्यू जो है 1 से छोटा है, 1 से छोटा है तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, छोटा बनेगा। और m का वैल्यू प्लस में आया है, तो प्लस में आया है तो आभासी बनेगा और सीधा बनेगा, आभासी और तथा सीधा बनेगा। अगर ये वैल्यू 1 से बड़ा होता तो भैया वो बड़ा बनता, ठीक है। तो छोटा, आभासी तथा सीधा बनेगा। आई होप क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन भी, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न होमवर्क, होमवर्क अगला प्रश्न आप लोगों के लिए होमवर्क है। क्या है भैया, पढ़ लीजिए। विद्युत मोटर का क्या सिद्धांत है, इसकी रचना का सचित्र वर्णन कीजिए, इसकी कार्यविधि समझाइए, विद्युत मोटर का उपयोग लिखिए। विद्युत चैप्टर में जाके देखिए विद्युत चुंबकीय क्षेत्र प्रभाव, जो विद्युत के बाद वाला चैप्टर है आप लोगों का लास्ट चैप्टर, उसमें आप लोगों के विद्युत मोटर क्या है पूरा मिलेगा, आराम से उसको लिख के याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो अब तक हमने आप लोगों को ये होमवर्क है, 3 होमवर्क हमने दे दिया। कौन कौन सा एक बार दिखा भी देता हूँ। पहला होमवर्क हमने ये दिया था कि नामांकित तारे खींचकर विद्युत जनित्र का सिद्धांत तथा कार्यविधि स्पष्ट कीजिए, उसी चैप्टर का है, ठीक है। तो ये भी होमवर्क हमने दिया है। और R1 R2 R3 श्रेणी क्रम में जुड़ा रहेगा, तो उसे तुल्य प्रतिरोध का सूत्र स्थापित करने के लिए, और यह आपका विद्युत मोटर वाला हमने होमवर्क दिया है। यह प्रश्न मैं हालांकि करा देता हूं आप लोगों को। एक प्रिज्म से प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया चित्र द्वारा समझाइए, और आपतन कोण तथा विचलन कोण चित्र में दिखाना है आप लोगों को। मतलब प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है यह पूछ रहा है, और उसमें आपतन कोण विचलन कोण को दर्शाना है। तो सिंपल देखिए कैसे, यह चित्र है, आप आराम से इसको नोट करेंगे इस फिगर को, ठीक है। प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन, तो देखिए प्रकाश किरण यहाँ जा रही है, अपवर्तित होने के बाद यहाँ आ रही है, और फिर निर्गत किरण होते हुए बाहर निकल जा रही है। इस प्रकार प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन होता है। फिगर बना लीजिए, सारे बिंदुओं का नाम आप लिख लीजिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे पीई जो जा रही है किरण, पीई इसे बोलते हैं आपतित किरण, और ई एफ जो किरण मुड़ रही है यहाँ पे, यह अपवर्तित किरण। फिर एफ यस जो है आपका निर्गत किरण है, ठीक है। और ये जो कोण ए है ये आपका प्रिज्म कोण है। या जो आपतित किरण और ये जो अभिलंब है, इसके बीच जो आई कोण बना है वो आपका आपतन कोण है, और ये जो आर कोण बना है ये आपका अपवर्तन कोण है, और ई जो है आपका निर्गत है, और जो डी है विचलन कोण है, ठीक है। तो हमसे पूछा था इस क्वेश्चन में कि आप जो आपतन कोण और विचलन कोण, तो देखिए आपतन कोण विचलन कोण दोनों को हमने दर्शा दिया। पूरा आपको फिगर बनाना है, लिखा भी हूं, देख लीजिए यहाँ पे। पीई आपतित किरण, ई एफ अपवर्तित किरण, एफ एस निर्गत किरण, कोण ए प्रिज्म कोण है, कोण आई आपतन कोण है, कोण आर अपवर्तन कोण है, कोण ई निर्गत किरण है, कोण डी विचलन कोण है। और इसको मैं परिभाषा के तौर पे ऐसे आप लिखोगे कि कांच के एक त्रिभुज प्रिज्म में 2 त्रिभुजाकार आधार तथा 3 आयताकार पार्श्व पृष्ठ होते हैं, और ये पृष्ठ एक दूसरे पर झुके होते हैं। इसके 2 पार्श्व फलकों के बीच के कोण को प्रिज्म कोण कहते हैं। सिंपल, ठीक है। चलिए, आई होप आपको ये भी प्रश्न क्लियर हो गया होगा। और इसी के साथ हम बढ़ेंगे लास्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 10वां। देखिए प्रश्न नंबर 10वां वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्या बोला है कि ओम प्रतिरोध, देखिए 4 ओम, क्या बोला है, 4 ओम प्रतिरोध से प्रति सेकेंड 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, प्रतिरोधों के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। देखिए यह प्रश्न सिंपल है, छोटा है, समझ में तुरंत आप लोगों को आ जाएगा, ठीक है। कैसे लगाएंगे देखते हैं उसको। तो देखिए पहले जो चीज दिया है पहले उसको आप नोट कर लीजिए। 4 ओम प्रतिरोध मतलब आर बराबर आपको दिया है 4 ओम, प्रति सेकेंड मतलब टी बराबर 1 सेकेंड आपको दिया है, 100 जूल ऊष्मा मतलब एच बराबर आपको 100 जूल दिया है, प्रतिरोधकों के सिरों के बीच विभवांतर वी का वैल्यू पूछा है, ठीक है। तो फॉर्मूला आप लोगों का लगाएंगे हम लोग। एक फॉर्मूला होता है एच बराबर वी स्क्वायर टी और बटे के आर, ठीक है। इसी फॉर्मूला से लगाएंगे एच बराबर वी स्क्वायर गुणे टी बटे के आर। तो एच हमारे पास कितना है 100, और वी स्क्वायर हमको निकालना है, टी हमारे पास 1, और आर का वैल्यू कितना दिया है 4। तो ये भाग में तो गुणा होगा तो हो जाएगा 400 बराबर वी स्क्वायर गुणा 1 में होगा तो वी स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर वी का निकालें तो यह आपका स्क्वायर इधर जाएगा तो वर्गमूल में हो जाएगा 400, तो 400 का वर्गमूल 20, तो 20 बराबर वी, मतलब वी जो है 20 वोल्ट आ जाएगा। तो कितना सिंपल क्वेश्चन है, तुरंत इसका आंसर आ गया। तो जैसा कि देखा आपने मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, सारे क्वेश्चन में करा भी दिया आप लोगों को।
ये 10 क्वेश्चन। बस ईमानदारी से 3 हमने होमवर्क दिया है और तीनों होमवर्क आप लोगों को करना है, क्योंकि वो 7-7 नंबर की क्वेश्चन है जो होमवर्क में दिया हूँ। और आज इसको जरूर से याद कर लेना, और इस बार कोई नहीं आपको फेल कर सकता है, वादा है मेरा। तो वीडियो कैसी लगी बताइए, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलेंगे एक प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।